सो अब ये फ्रिक्शन क्या होता है, अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रखा हुआ है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से फ्लोर है, यहाँ पे फ्लोर पे ये रखा हुआ है। अब मान लो आप इसे फोर्स F से पुश करते हो, तो कई बार क्या होता है, भारी ऑब्जेक्ट होता है तो एकदम से नहीं ट्रेवल करेगा आगे, कुछ रेजिस्टेंस लगाएगी जमीन, मतलब कुछ जमीन के साथ वो चिपका रहता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, वहीं वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होता है उसके अपोजिट एक्ट करती है। यानी अगर ये फोर्स से मैं इसको इधर वाली डायरेक्शन में धकेल रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी, क्योंकि वो रेजिस्ट करती है इसके मोशन को। तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं स्मॉल f से डिनोट करता हूँ। फ्रिक्शन फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक फोर्स और एक होती है मतलब जब बॉडी हमारी मोशन में आ जाती है तो तब आती है हमारी काइनेटिक फोर्सेस, जिसे हम बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टैटिक फोर्स होती है उसके लिए हमारे पास आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ एस से डिनोट, एफ एस, इस तरीके से। तो बेसिकली होता क्या है कि मैं इसी बॉक्स के बारे में ले रहा था एग्जांपल। लेट से इसका कुछ मास m है, तो एम जी नीचे लगा रहा होगा और इसके ऊपर फ्लोर जो है कुछ नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा। हमने देख लिया था कि नॉर्मल लगता है। तो अगर यहाँ पे मान लूँ कुछ देर के लिए कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट सिंपली इजीली धकेला जा सकता है। और वो भी किस मतलब एक्सेलरेशन से, फोर्स इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी जो होगी हमारी फोर्स अपॉन एम के इक्वल, इस तरीके से। लेकिन अब वहां पे भाई फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, बॉडी के एकदम पैरेलल एक्ट करता है। जो भी बॉडी का सरफेस है, जो भी मान लो टेबल से कांटेक्ट में है वो, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो उसके पैरेलल एक्ट करेगी। और जैसे हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगा रखी है ना, एस, एफ एस, तो ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, जिसे हम मतलब स्टैटिक के लिए डिनोट करते हैं। और अगर मेरा एफ के कहीं लिखा है तो वो होता है मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मोशन में आती है तब लगता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मतलब वहाँ फिक्स्ड रहती है, पोजीशन उसकी फिक्स्ड रहती है, तब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपने देखा होगा कि मान लो इस बॉक्स को मैं आगे धकेल रहा हूँ तो ये कुछ देर तक वहीं पे स्थित रहता है। तो वो जो टाइम लिमिट होगी ना, तो वो क्या करते हैं, मान लो पहले हमने कम फोर्स लगाई तो उस फोर्स में तो बॉक्स आगे बढ़ नहीं रहा, तो ऑब्वियसली हमें अपनी फोर्स जो है बढ़ानी पड़ेगी ताकि बॉक्स आगे बढ़ जाए। तो हम जब तक अपनी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे तब तक वो बॉक्स आगे बढ़ता नहीं है। उसके बाद वो बढ़ना आगे शुरू होता है। सो लेट से मैंने एफ अप्लाई किया जब तक वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर नहीं हो गया। यानी पहले मेरा एफ कम था, लेट से पहले मेरा एफ था F1, तो मेरी जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन था वो भी मेरा कम था जब ये कम था। लेकिन जैसे मैंने इसे बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, लेकिन ये एक लिमिट तक बढ़ती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगना अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ फ्रिक्शन मैक्स कितना होगा, यानी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि फोर्सेस जो है एरिया पर डिपेंड करती हैं, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो कुछ एरिया पर भी डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो फ्रिक्शन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया के, और ये बेसिकली डिपेंड करता है इस नॉर्मल फोर्स के ऊपर। ये जो नॉर्मल फोर्स लग रही है इसके ऊपर ही फ्रिक्शन डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। ये जो यहाँ पे म्यू आया है ना, ये होता है हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं म्यू एस, जो प्रोपोर्शनलिटी डिनोट कर रहा है सरफेसेस के नेचर की। मतलब ये डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। अगर ज्यादा रफ है तो म्यू एस की वैल्यू कुछ और होगी, अगर कम रफ है तो म्यू एस की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये जो कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट होता है, जो फ्रिक्शन सरफेस टू सरफेस डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारा उसी के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करता रहता है। सो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स हम अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा इस बॉक्स पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैं उस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे कुछ फोर्स अप्लाई करना यहाँ पे शुरू करूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा कुछ एक लिमिट तक, और उस लिमिट के बाद जाकर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी, और उसके बाद से हमारा फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट में आएगा। तो जब तक अपना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ये बस रेजिस्ट करता है मोशन को, फ्रिक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट ये फ्रिक्शन मतलब लग रहा होगा। तो धीरे धीरे जैसे हम बॉडी को स्लाइड करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, सो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ये याद करना है।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक टेबल ये फ्लोर था, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट था, अभी ये क्या हुआ, मोशन करना इसका शुरू हो गया, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं और ये कुछ आगे बढ़ रहा है। यानी कि पहले अगर हमारी जो एक्सेलरेशन थी वो F/m आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एक और फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे अगर मैं बोलूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन Fk से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फोर्स जो हो गई वो हो गई मेरी F, मतलब कैपिटल F माइनस Fk। ठीक है, इस तरीके से अब मेरी होगी ओवरऑल फोर्स। अब ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि F ग्रेटर देन है एफ के। F ग्रेटर देन एफ के होगा तभी तो ये बॉक्स आगे बढ़ पाएगा। अगर F स्मॉल हो गया एफ के से तो ये तो बॉक्स रुका हुआ है, और फिर वहां पर एफ के होगा ही नहीं, वहां पर एफ एस हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉक्स मोशन में नहीं है तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर जैसे ही बॉक्स मोशन में आएगा तो कैपिटल F ज्यादा होगा एफ के से, यानी F माइनस एफ के क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर अब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा कि एक्सेलरेशन कितनी आएगी यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन होती है मेरी फोर्स अपॉन एम, यानी कि ओवरऑल फोर्स। तो ये हो जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल एफ के डिवाइडेड बाय एम। सो यानी हमारी एक्सेलरेशन रिड्यूस हो गई। सो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, बढ़ने से रोक रहा है। ओके, ये भी नोट डाउन कर लो, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है ना दो सरफेसेस के बीच में, यहाँ पे कौन कौन से दो सरफेस हैं, एक तो इस बॉक्स का बॉटम सरफेस हो गया, ये जो बॉक्स जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो इसका ये जो बॉटम सरफेस है ये कांटेक्ट में आएगा फ्लोर के। तो दो सरफेस हो गए, एक तो बॉक्स का बॉटम सरफेस हो गया और एक हो गया फ्लोर। तो जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। सो यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच में एक रिलेटिव फोर्स लग रही है, जिसे हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि वहां पे रिलेटिव मोशन जरूर होना चाहिए, और इस रिलेटिव मोशन को जो है फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है। रिलेटिव मोशन हम कैसे जानेंगे किस डायरेक्शन में हो रहा है। मान लो अगर यहाँ पे एफ जो है ज्यादा है एफ के से, तो ऑब्वियसली ये वाली फोर्स ज्यादा हो गई। तो अगर ये वाली फोर्स ज्यादा है तो वो इधर वाली साइड खिसक जाएगा। तो मोशन किस डायरेक्शन में हुआ है, राइट डायरेक्शन की तरफ हुआ है, लेफ्ट टू राइट। तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख सकते हैं। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं। मान लो एक साइकिल है, साइकिल में क्या होता है, सर्कुलर होता है अपना व्हील इस तरीके से। अब मान लो साइकिल जो है इधर वाली डायरेक्शन में चल रही है, तो व्हील अगर मैं देखूंगा व्हील कुछ इस तरीके से अटैच्ड होता है। ठीक है, अब इधर वाली डायरेक्शन में चल रही है तो यानी आगे जा रहा होगा इधर इस तरीके से, इधर इस तरीके से, व्हील इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो इसका जो बॉटम वाला पॉइंट है ना वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी आगे, क्योंकि ये वाला जो व्हील है इसकी डायरेक्शन जो है पीछे की तरफ है, इसका जो मोशन है यहाँ से हम देख सकते हैं। अब मान लो एक ह्यूमन है वो चल रहा है। जब ह्यूमन चलता है तो अगर उसको आगे मूव करना है इस तरीके से, तो आगे वाली जो लेग है वो किधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, जब वो मूव करता है इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, तभी तो फ्रिक्शन आगे वाली डायरेक्शन में लगेगा। बिना फ्रिक्शन के हम चल भी नहीं सकते यानी। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन कई जगहों पर गलत भी साबित होता है, इसलिए हम बार बार यूज करते हैं ग्रीस का, ताकि जो मोशन हो रहा है ना वो बिल्कुल स्मूथ होता रहे। अब मान लो साइकिल का अगर पेडल में फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया कि साइकिल के पेडल ही नहीं चला पा रहे हम, तो साइकिल आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसलिए वहां पे ग्रीस की भी आवश्यकता होती है। लेकिन फ्रिक्शन से ही साइकिल आगे चल रही है, क्योंकि जब तक टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा तो साइकिल आगे भी नहीं बढ़ सकती। तो अगर इस तरीके से हम व्हील के लिए समझ सकते हैं, और इसी तरीके से अगर ह्यूमन आगे चल रहा है इस तरीके से, तो उसके लिए भी हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। क्योंकि जब आप चलते हो आप खुद सोचो फोर्स आप किधर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स आप बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, और चल फ्रिक्शन लग रहा है आगे की डायरेक्शन में। तो जो रिलेटिव मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। सो क्वेश्चन इज कि हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट दी, मतलब एक बॉक्स रखा हुआ है एक ट्रेन के अंदर और ट्रेन जा रही है, तो मैं वो फोर्स निकालनी है कि जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रखा रहे तो किस एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी हमें कोफिशिएंट गिवन है क्वेश्चन में बिटवीन द बॉक्स एंड ट्रेन फोर्स, वो गिवन है हमें कोफिशिएंट
एक मिनट, क्वेश्चन पहले नोट डाउन करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें म्यू गिवन है 0.15। ये हमारा कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। तो अब यह हमें बताना है कि ट्रेन कितनी एक्सेलरेशन से मूव करे ताकि ये जो बॉक्स है ये स्टेशनरी रहे। ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जी जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्चुअली में अब हमें क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि किस एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव करे ताकि ये बॉक्स फिक्स रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी हमने पढ़ा जो फोर्स होती है वो हमारी बराबर होनी चाहिए फ्रिक्शन के, या फिर हाँ इस तरीके से मैक्सिमम फ्रिक्शन। उसके बाद ही वो मूव करना चालू होगा। तो हमें वो पॉइंट निकालना है कि वो मूव ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्स को इक्वल कर देंगे फोर्स के जो हमारी अप्लाई हो रही होगी। फोर्स बॉक्स पर कितनी लग रही होगी, जो बॉक्स का मास है क्या स्मॉल एम, और इनटू उसकी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो हमें पता ही नहीं है, तो वो भी अभी हम देखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ही हमें निकालनी है। लेकिन हमें मास गिवन नहीं है, तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से बैलेंस होगा वो। तो हम इसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन एफ एस कितना होता है, एफ एस हमारा लेस देन इक्वल टू होता है म्यू एन के। एन अपनी नॉर्मल फोर्स थी और म्यू था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर रख देंगे इसको म्यू इंटू एन। अब जो इस बॉक्स का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम नोट डाउन करूंगा, ये एम है, तो इस पर एक लग रही होगी नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा होगा इसका वेट के कारण एम जी। फोर्स लग रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी इधर है, तो फोर्स लग रही है इधर कुछ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब ये वाला पार्ट तो मैंने बैलेंस कर दिया, यानी फोर्स इक्वल टू एफ एस मैक्स, ये वाला पार्ट बैलेंस हो गया। अब इसका अगर मैं वर्टिकल पार्ट की बात करूं तो नॉर्मल हो जाना चाहिए हमारे इक्वल एम जी के। बस अब मैं इसको उठाकर यहाँ पुट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एम इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। यहाँ से मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आ जाएगी म्यू इंटू जी करके। ठीक है, तो इसलिए हमें मास की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन हो जाएगी म्यू इंटू जी के। म्यू गिवन है मेरा क्वेश्चन में 0.15, तो यहाँ पे लिखूंगा 0.15 इंटू यहाँ पे 10 गिवन है जी। तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि अगर बॉक्स मेरा इतनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करता रहेगा तो तब तक जो है वो बॉक्स जो है स्टिल रहेगा, उसके बाद वो बॉक्स भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ मुझे मूव करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ बॉक्स जो है स्टिल रहे। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में मेरा क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक है, वो इस तरीके से एक वेज के ऊपर रखा हुआ है। वेज इस तरीके का है, तो वो क्या कर रहा है, वेज पर स्लाइड कर रहा है अब नीचे डायरेक्शन में। ये हमारे पास थीटा है, यहाँ पे ये मास है, दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। ब्लॉक और सरफेस के बीच का हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि जो ब्लॉक है उसने अभी के अभी स्लाइड करना शुरू किया। सो वो हम देखते हैं किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि लेट से ये मेरा सरफेस था इस तरीके से यहाँ पे, और इसके ऊपर रखा हुआ है ये मास एम। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अभी ब्लॉक ने फिसलना शुरू करा है नीचे, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, मतलब फोर्स उस पर कुछ लग ही नहीं रही है एक्चुअली में, तो वो स्टिल रखा हुआ है। तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है। एम जी वेट किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वेट यहाँ पे लग रहा होगा क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। तो उसका वेट के कारण जो फोर्स होगी वो यहाँ होगी। अब अगर मैं ध्यान दूं तो अगर थीटा ये है, एम जी ये लग रहा है, सो इस एम जी के अगर मैं कंपोनेंट्स निकाल लूं, कंपोनेंट्स किस प्लेन में, अगर मैं इसके अलोंग और इसके अलोंग कंपोनेंट निकाल लूं तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो रिलेटिव फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, या बोलें कि जब तक ब्लॉक ने फिसलना चालू नहीं किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं इस एम के कंपोनेंट्स निकाल लूँ इन दोनों डायरेक्शंस में तो मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। अब कंपोनेंट्स कैसे निकलेंगे, सिंपल, अगर मुझे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है एम का, तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा यहाँ मेरा थीटा। तो अगर मैं एम जी कॉस थीटा ले लूँ तो मेरे पास ये वाला कॉम्पोनेंट आ गया, और अगर मैं एम जी, अगर ये एम जी कॉस थीटा है तो इधर जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा मेरा एम जी साइन थीटा। तो इस तरीके से मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक आ गया एम जी कॉस थीटा, ये थीटा एंगल हो जाएगा, और ये आ गया यहाँ पे मेरा एम जी साइन थीटा। अब मैं इजीली इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ।
तो अब जो फोर्स इसे नीचे की तरफ धकेल रही होगी इस बॉक्स को, वो होगी mg sin थीटा, यानी ये अपने वेट के कारण ही नीचे की तरफ जा रहा था। सो अगर ये इसने अभी के अभी फिसलना शुरू करा है, तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ ये बात कि mg sin थीटा मेरा इक्वल होना चाहिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके, ठीक है। और mg cos थीटा, ये इस वाले प्लेन में अगर बात करूं वर्टिकल में, तो n इक्वल होना चाहिए मेरे mg cos थीटा के, ठीक है। और मैंने इतना देखा था अभी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो बराबर होता है म्यू एस इंटू एन के। एफ एस बराबर होता है हमारा म्यू एस इंटू एन के। बस यही चीज, अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, मैंने डालना है। और थीटा की वैल्यू भी गिवन है, मुझे सब कुछ गिवन है, म्यू की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली अब एम जी साइन थीटा यहाँ रखता हूँ मैं, इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, यहाँ से ये हो जाएगा, एन की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस की वैल्यू आ गई मेरी टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा मुझे 15 डिग्री गिवन है इस क्वेश्चन में, सो यहाँ पे सिंपल मैं डालूंगा 10-15 डिग्री, जो ये बराबर हो जाएगा म्यू के इक्वल। और 10-15 डिग्री की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा मेरा 0.27। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इसमें बेसिकली बस हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक किया इसे और बैलेंस कर दी फोर्सेस, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक पुली सिस्टम है। पुली क्या होती है कि आपने देखा होगा ना कि जैसे अगर इस तरीके की पुली लगी हुई है, तो यहाँ पे जो रोप होती है, तो अब मैं किसी भी वेट को खींच सकता हूँ। यानी अगर मेरा यहाँ पे कोई मास लगा हुआ है m, और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, तो एक पुली सिस्टम है, ये रोल कर सकती है इसके अबाउट, और मैं फोर्स लगा के इसको खींच सकता हूँ, ये रोल होते खिसकते आ जाएगा इधर। तो इस तरीके से पुली होती है। तो इसी के ऊपर ऐसे ही एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, ठीक है, ये बस समझने के लिए रफ फिगर है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे गिवन है कि एक पुलिस सिस्टम है इस तरीके से कि ये सरफेस है कोई, और इसके एंड पर यहाँ पे एक पुली लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे जो कनेक्टेड है एक बॉक्स है स्मॉल m, उसका वेट मान लो 3 kg, इसका वेट मुझे गिवन है 3 kg। ये लटका हुआ है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली में नीचे क्या लगे हैं, पहिए लगे हुए हैं, और इसका वेट मुझे गिवन है 20 kg। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैं जो है इस बॉक्स को नीचे यहाँ पे फोर्स लग रही होगी कुछ, तो अब ये बॉक्स जो है नीचे आ रहा है, जिससे पुली भी इधर खिंचती हुई आ रही है। तो मुझे बताना है कि इस स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है ना तार, इसमें टेंशन कितनी होगी। जैसे हमने बात करी थी ना, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होती है टेंशन फोर्स, तो वो कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो वही देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली चीज का यहाँ पे जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, क्या होगा। सो अगर ये इधर वाली साइड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इस बॉक्स को अगर मैं लूंगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर सबसे पहले लग रहा होगा वेट इसका, जो हो जाएगा 3 मास है, और जी अगर 10 ले लें तो 30 न्यूटन। ऊपर लग रही होगी एक टेंशन फोर्स। और अगर ये स्ट्रिंग जो है कहीं से भी लूज नहीं है, मतलब बिल्कुल ये एकदम मैं इसे अनलूजड मान रहा हूँ, तो लूज ना होने के केस में क्या होगा कि ये जो दोनों होगी स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर इधर टी लग रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स जो है वो डब्ल्यू की ज्यादा है टी से, तभी तो ये बॉक्स इधर की तरफ मूव कर पाएगा जब डब्ल्यू की एक्सेलरेशन यहाँ पे फोर्स या फिर ज्यादा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि W ग्रेटर देन है T से, तो मैं बोल सकता हूँ कि W माइनस अगर मैं T करूंगा तो मेरी ओवरऑल फोर्स आ जाएगी, और मैं वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि W माइनस टी यहाँ पे मेरी ओवरऑल फोर्स आ गई इसके केस में, अगर मैं A मानता हूँ। और ये इक्वल हो जाएगा मेरा M इंटू ए, जो भी है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो W मेरा गिवन है 30 माइनस टी लिखता हूँ मैं, और ये इक्वल हो जाएगा, इसका मास मुझे 3 kg गिवन है इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई टेंशन और एक्सेलरेशन की टर्म्स में, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस चीज का। ठीक है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे ये मेरा बॉक्स है, ये नीचे लग गए पहिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा डब्ल्यू, इसका कुछ वेट जो कि 20 kg मुझे गिवन ही है। तो अगर ये इस तरफ है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगी जो इसे खींच रही होगी।
अगर टी इधर है और ये मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन कांस्टेंट एफ के लग रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। तो अगर अब मैं इस केस में बात करूं तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में फोर्स भी ज्यादा होगी। तो टी ग्रेटर देन है एफ के से। सो मैं बोल सकता हूँ कि टी माइनस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा मेरे एम ए के बराबर। एम मेरा 20 के जी यहाँ पे गिवन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि टेंशन माइनस एफ के की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो एफ के होगा म्यू के इंटू एन, और म्यू के की वैल्यू मुझे 0.04 गिवन है। म्यू के इंटू एन हो जाएगा ये, और इक्वल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। म्यू के जो है मुझे गिवन है क्वेश्चन में 0.04। ठीक है, तो ये मेरे पास जो नॉर्मल हो जाएगा, एन की वैल्यू मेरे बराबर होगी। अगर इस केस में देखूं तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ऊपर, और इसका कुछ एम जी होगा नीचे की तरफ। तो नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा एम जी के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो टी माइनस 0.04 इंटू इसका मास 20 इंटू जी 10, और ये इक्वल हो जाएगा मेरे एम ए के, यानी कि 20 इंटू ए। सो एक इक्वेशन मेरी वहां बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा मेरा t माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 20a। अब इन दोनों को हमें बस सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसे ऐड कर दूंगा सिंपल, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि t से t कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 23a। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरी 22/23, यानी कि ये इक्वल है 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस एक्सेलरेशन से बॉक्स जो है नीचे की तरफ आ रहे होंगे, और अगर मैं इसको इस चीज में पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरी टेंशन की भी वैल्यू आ जाएगी। टेंशन आ जाएगी 27.1 न्यूटन। इसको हम दोबारा से देखते हैं एक बार किस तरीके से हमने क्या किया। सबसे पहले मेरे पास था कि ये जो बॉक्स है ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एफ बी डी जिसे हम बोल रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के कंसिडरेशन में एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू ज्यादा होगा टी से, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो डब्ल्यू ज्यादा होगा टी से। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन बैलेंस करी बस सेकंड लॉ से, डब्ल्यू माइनस टी इक्वल टू एम ए हो गया। तो डब्ल्यू है हमारा 30 न्यूटन, माइनस किया टी से, वो आ गया हमारा 3 ए के इक्वल, यानी मास उस ब्लॉक का हमें 3 गिवन है, एक्सेलरेशन ए है कुछ, तो वो हो गया डब्ल्यू 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 ए। मैंने फिर यहाँ पे जो सेकंड जो गिवन है ना, ये वाला केस, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम इसका कुछ यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया है कि अगर ये W है, इसका वेट कैपिटल W, तो टेंशन इस पे इधर डायरेक्शन में लग रही है, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि रिलेटिव मोशन उधर है तो इसका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक्सेलरेशन इधर है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल इक्वल टू एम जी किया। सो नॉर्मल इक्वल टू एम जी हमने रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। हमने क्या किया, टी माइनस 4 के इक्वल टू एम ए कर दिया। यहाँ पे टी हमारा निकालना था हम लोगों को, एफ के हमारा गिवन है हमें, एफ के हमारा गिवन है म्यू के इंटू एन करके। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे एम ए के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे म्यू के की वैल्यू 0.04 क्वेश्चन में गिवन थी, वो रखी। एन एन की वैल्यू मास इंटू जी हो गया, मास कैपिटल 20 हो गया, इसका जी 10 हो गया। इसका मास हमने वैल्यूज पुट करी है सिंपल, एक क्वेश्चन को बस हमने सिंप्लीफाई किया, टी माइनस 8 इक्वल टू 20 है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हो गई 1 ये, और एक इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास ये। इन दोनों को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, वो आ गई दिस, और उसको उसके बाद हमने टेंशन की वैल्यू निकाली यही 27.1 न्यूटन। सो बस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस फिर आज की क्लास के लिए इतना ही है, एंड करते हैं इसको। जितना पढ़ाया उतना रिवाइज करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करना है, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे।